हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में अपना एक अलग स्थान रखती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भारत में इतनी सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था का प्रारंभ यहीं से हुआ हो, और होगा भी क्यों नहीं। इनका नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित जो था। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी फॉर मेक्स ऑल थिंग्स इजी टू यू। अब ये ग्रिड पद्धति क्या होती है? ग्रिड पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें सड़कें बिल्कुल सीधी होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और उनके किनारे किनारे पर घर बनते हैं, जैसा कि आप देख भी सकते होंगे अभी। और देखने में ये बिल्कुल शतरंज की तरह लगता है। नगर को दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्वी हिस्सा होता था और एक पश्चिमी हिस्सा होता था। पूर्वी हिस्सा जो होता था वो नीचे होता था और जो पश्चिमी हिस्सा होता था वो थोड़ा ऊंचा होता था, ऊंचाई पे बनाया जाता था। और उनमें जो भी बनाया जाता था उसको दुर्ग बोलते थे, क्योंकि उसको चारों तरफ से उसकी एक दीवार से बाउंड्री कर दी जाती थी। जबकि पूर्वी हिस्से में ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई दीवार नहीं बनाई जाती थी, कोई बाउंड्री नहीं की जाती थी। वो निम्न लोगों के रहने के लिए होता था और जो पश्चिमी हिस्सा होता था वो उच्च कैटेगरी के लोगों के लिए होता था। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। कुछ शहर हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। एक तो धोलावीरा है जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, उत्तर, मध्य और निम्न। दूसरा चनहूदो आता है जिसमें कोई दुर्ग ही नहीं है, ये मैं आगे बताऊंगी कि उसमें दुर्ग क्यों नहीं बनाए गए थे। एक कालीबंगा आता है जिसमें जो निचला वाला हिस्सा था उसको भी दुर्गीकृत किया गया था, और कालीबंगा ही ऐसा है जिसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। चौथा आता है हमारा लोथल, जिसमें दोनों ही क्षेत्रों को, जो पूर्वी था और पश्चिमी था, दोनों को ही दुर्गीकृत किया गया था। और इसमें जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ना कि गली की तरफ। अगर सड़कों की बात की जाए तो जो मुख्य सड़क होती थी वो बहुत अधिक चौड़ी होती थी, लगभग 10 मीटर चौड़ी। और अगर हम छोटी वाली सड़क की बात की जाए जो गली की तरफ होती थी, जिसकी तरफ अधिकतर सभी घरों के दरवाजे खुलते थे, वो कम चौड़ी होती थी, लगभग 4 मीटर चौड़ी। नालियों की बात करें तो नालियाँ छोटी होती थी जो घर के पास होती थी, लेकिन वो पक्की नालियाँ थी, ईंटों की बनी हुई। और अगर मुख्य सड़क के पास बात करें तो वो थोड़ी बड़ी नालियाँ होती थी। छोटी नालियों के थ्रू बड़ी नालियों में पानी जाता था और वो बड़ी नालियों से फिर शहर के बाहर पहुंचा दिया जाता था। लेकिन इसमें एक अपवाद मिलता है, जो धोलावीरा है वहां से लकड़ी से बनी हुई कुछ नालियां प्राप्त हुई हैं। खिड़कियों दरवाजों का मैंने आपको बता ही दिया है कि मुख्य सड़क और गली की सड़क 2 सड़कें होती थी, लेकिन जो खिड़कियों दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर जो गली में सड़क होती थी उसकी तरफ खुलते थे। लेकिन अपवाद वही है, यहाँ पर भी लोथल है जिसमें जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ना कि गली की सड़क की तरफ। अगर धार्मिक जीवन की बात की जाए तो उस समय पर धार्मिक मान्यताएं थीं। सिंधुवासी जो थे वो लिंग की पूजा किया करते थे। वहाँ के लोगों को पवित्र स्नान और ध्यान का धार्मिक महत्व पता था। मातृ पूजा का उल्लेख भी उस टाइम पर मिलता है, और जो पशुपति शिव हैं उसकी पूजा के बहुत अधिक प्रमाण मिलते हैं। अगर व्यापार की बात की जाए तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं सभी कृषि प्रधान सभ्यताएं रही हैं अधिकतर, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी। इसके ज़्यादातर जो व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया के साथ होता था, और इसकी जानकारी जो है हमें वो सारगोन का अभिलेख। ये सारगोन जो थे वो मेसोपोटामिया के शासक थे, और उनका अभिलेख है जिससे हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया करते थे। तो सारगोन के अभिलेख में हमें कुछ बातें मिलती हैं, जैसे उसमें सिंधु को मेलुहा कहा गया है और कपास को सिंडन कहा गया है। विस्तार की बात की जाए तो करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। मिस्र और नील की सभ्यता को मिलाकर जितनी बड़ी सभ्यता बनेगी उससे भी कई गुना बड़ी सभ्यता थी। कला और संस्कृति की अगर बात की जाए तो इन्हें धातु कला, मूर्ति कला, बर्तन बनाने की कला का ज्ञान था। और अगर धातु कला में बात करें तो ये धातु की लुप्त मोम विधि का प्रयोग करते थे। मिट्टी से, पाषाण से मूर्तियां भी बनाते थे, जैसे मानव मूर्ति हुई या फिर जो पक्षी होती है उनकी आकृति की कोई मूर्ति हुई। फसलों की बात की जाए तो इन्हें गेहूं, जौ, कपास, जिसके मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले थे, खजूर, तरबूज, राई, सरसों, तिल, इन सभी फसलों का ज्ञान था। सामाजिक जीवन की अगर बात की जाए तो समाज की सबसे छोटी इकाई संभवतः परिवार होते थे, जो कि मात्र सत्तात्मक होते थे। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे ये लोग समारोह या उत्सव में भाग लेते होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमें मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार और विशाल अन्न भंडार मिलते हैं,
उसे देखकर तो यही प्रतीत होता है कि ये लोग सामूहिक भागीदारी भी अवश्य ही करते होंगे। बात करें शवाधान की तो अंतिम संस्कार की 3 विधियां इस समय पर प्रचलित थीं: पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। पूर्ण शवाधान एक ऐसी प्रक्रिया होती थी जिसमें उसको व्यक्ति को दफना दिया जाता था, पूरी तरह से दफना दिया जाता था। आंशिक शवाधान में ये होता था कि उसको पहले कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ा जाता था और फिर बाद में उसके कुछ हिस्सों को दफनाया जाता था। और दाह संस्कार तो आप सब जानते ही हैं, जिसमें पूरी तरह से जला दिया जाता है। और कालीबंगा में ये तीनों ही प्रचलित थे। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, तो इसीलिए पता भी नहीं चलता है कि कोई वर्ण थे या नहीं थे, इसको कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। और अगर हम रहन सहन की बात करें तो आभूषण होते थे जो कि स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे, बट इनमें भी कैटेगरी डिवाइड होती थी। जो उच्च जाति के लोग होते थे वो सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, और जो निम्न जाति के लोग होते थे वो हाथी, दांत, मिट्टी इनसे बने हुए आभूषण पहनते थे। पशुपालन की बात की जाए तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, बिल्ली इन सभी का इनको ज्ञान था। घोड़े की अस्थियां हैं जो कि सुरकोटदा से मिलती हैं। हालांकि ऐसा पूछा जाता था अभी तक कि ऐसा मतलब कौन सा पशु है जिसकी अभी तक अस्थियां नहीं मिली हैं, तो उसमें घोड़े की ही अस्थियां आती थी। लेकिन जब से सुरकोटदा की खुदाई हुई है तब से वहाँ से जो घोड़े की अस्थियां मिली हैं, तब से ये प्रश्न बदल गया है। घोड़े की अस्थियां भी मिलती हैं सुरकोटदा से। और कुबड़ वाला सांड उनका मुख्य पशु रहा है। खान पान की बात करें तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मापन पद्धति की अगर बात की जाए तो इनकी मापन पद्धति इतनी परिष्कृत थी कि भवन निर्माण के लिए जो ईंटें प्रयोग की जाती थी उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जो माप होती थी वो बिल्कुल सुनिश्चित होती थी। और जो तौल होती थी उसमें ये 16 या फिर उसके जो आवर्तक होते थे, जो उसकी क्यूब होती है 16, 32, 64 इस टाइप से यूज़ किया करते थे। इनको फीट का, क्यूब का पूरी अच्छे से जानकारी थी। और जो बाट होता था उसके लिए 2 स्तरों पर इसका इस्तेमाल किया करते थे, एक निचले स्तर पर, एक ऊपरी स्तर पर। निचले स्तर पर ये द्विभाजन प्रणाली जिसे हम बाइनरी मेथड बोलते हैं उसका यूज़ किया करते थे, और ऊपरी स्तर पर ये दशमलव प्रणाली जिसे हम डेसिमल मेथड बोलते हैं उसका यूज़ किया करते थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो जो कुछ मुद्राएं होती थी उन पर एक श्रृंगी पशु का चित्र मिलता है, और जो मोहर थी उन पर पशुपति शिव का चित्र मिलता है। और इस काल में 3 तरह की मूर्तियां हमें अलग अलग जगह से मिली हैं, जैसे पत्थर की मूर्ति थी, तांबे की मूर्ति थी और कांसे की मूर्ति थी। जो पत्थर की मूर्ति होती थी वो पुजारी की मूर्ति थी। जैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पुजारी पत्थर को पूजते हैं, तो वो हमें हड़प्पा से मिली थी। और जो मानव की मूर्ति थी वो तांबे की मूर्ति थी जो कि हमें हड़प्पा से ही मिली थी। और जो कांसे की मूर्ति थी वो नर्तकी की मूर्ति थी जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कल हम इसके स्थलों के बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ से खोजा गया था और उससे क्या क्या महत्वपूर्ण अवशेष वहाँ से हमें बरामद हुए थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।